तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रविशंकर जी आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये बजट आपको कैसा लगा और आप कितने नंबर देंगे? देखिए, दो तीन बातें समझिए। भारत की आजादी के 75 साल हो गए। अब हमको 100 साल के पूरा चिंतन करते हुए बजट है कि भारत को 9.2% ग्रोथ ले जाना है। इसके लिए पूरे बिंदु को चिन्हित किया गया है कि हमें इन 6-7 बिंदुओं के अनुसार आगे बढ़ना है, जिसमें लॉजिस्टिक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रेलवे है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें ग्रीन जलवायु प्रबंधन है। ये सारी चीज़ें का इसमें बहुत बड़ा समावेश है। आपको मैं इसकी 2-3 प्रमुख बातें अगर आपको बता दूं तो आप ये देखिए कि ये जो वित्त मंत्री ने हाईलाइट किया बहुत बड़ी बात है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में अभी तक आप देख लीजिए कि हमने 14 सेक्टर में 60 लाख नए जॉब को प्रस्तावित किया है। और देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमने देश का आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग संभाला है। जो राष्ट्रपति जी ने कहा था 2 मोबाइल फैक्ट्री से भारत दुनिया की सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया सेकंड जगह पर। लगभग 5 लाख लोगों को सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम मिला है, तो ये संभावना बहुत है। अब आप देखिए 2000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हाईवे बनेंगे, 400 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन्स बनेगी। ये सब चीज़ें आप देख रही हैं, तो किस तरह से लॉजिस्टिक हब बनेगा, जिस तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, जिस तरह आरबीआई के अनुसार डिजिटल करेंसी की बात की गई है और किसानों को 2,37,000 करोड़ का एमएसपी देने की बात की गई है रबी और खरीफ में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा इसका एक दृष्टिकोण है कि हमें देश को कहां से कहां ले जाना है। आप कह रहे हैं कि और यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। जी सर। मैं सिर्फ एक बात और कहना जरूरी है। ये सारा ग्रोथ रेट, ये सारा इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट एफडीआई, ये सब आया है जब प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोरोना के मैनेजमेंट में आपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस देखा, आपने 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देखा, 91 करोड़ को सिंगल, 66 करोड़ को डबल वैक्सीन लग चुका, आपने मेड इन इंडिया का वैक्सीन देखा, आपने वेंटिलेटर देखा, आपने दर्जनों सेक्टर में इंसेंटिव की व्यवस्था देखी ताकि वो जिंदा रहें, और 80 करोड़ लोगों को 2 साल से गरीब लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं। आप ही मालूम सर, आप कह रहे हैं इन सबों के बावजूद इकोनॉमी अगर इस तरह से है। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ सर कि आप ये कह रहे हैं कि ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है, सरकार भी यही कह रही है। लेकिन विपक्ष को आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो एक गीला बम है, ये फुस हो गया है। आप शशि थरूर जी की बात कह रही हैं। बिल्कुल, ये सुबह से उन्हीं का कमेंट चल रहा है। क्या कोई सार्थक आलोचना नहीं हो सकती क्या? शशि थरूर तो लिखने पढ़ने वाले आदमी है ना, तो इस पढ़ करके इस बजट के अंदर की सैद्धांतिक वैचारिक खामियां निकालते तो बात समझ में आती। तो ये फुस हो गया, ये शब्द क्या है? तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्या विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग बजट का समर्थन करेंगे क्या? बजट के पक्ष में कुछ बोलेंगे क्या? इसलिए वो चर्चा करना बेकार है। मैंने बताया कि इसका दर्शन क्या है, और जो मैं बात आपसे कह रहा था, इस बात को फिर समझिए। इतना अधिक वित्तीय दबाव कोरोना के कारण, वैक्सीन, दवाई, आपके लोगों की चिंता करना, अस्पतालों का विस्तार करना, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, मुफ्त भोजन देना गरीबों के लिए, फिर भी किसी के ऊपर कर का बोझ नहीं बढ़ा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी बात को समझिए। भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी हो गया है और 9.2% ग्रोथ करके आने वाले 3 साल में हम भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत सप्लाई चेन के साथ मजबूत करेंगे, गरीबों की चिंता करते हुए। आप सर, मिडिल क्लास की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सुबह से बड़ी कवरेज इस बजट पर कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास कहीं ना कहीं निराश हुआ है। निराश क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था कि जो स्लैब है टैक्स का, कर छूट का, वो शायद बढ़ाया जाएगा। उसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ।
आप मुझे ये बताइए कि जब हमारी सरकार आई थी तो मिडिल क्लास के लिए हमने पूरे टैक्स का प्रबंधन किया कि नहीं किया? इसमें भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं? इसी बजट में इस बात की व्यवस्था है कि नहीं कि अगर भूल से आपने अपनी कोई इनकम छोड़ दी तो आप 2 साल के बाद भी थोड़ा टैक्स दे करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके खिलाफ कोई पेनाल्टी नहीं हुई होगी। और फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश के करदाताओं का बहुत अभिनंदन किया कि उन्होंने देश में इतनी बड़ी संख्या में कर दिया है कि भारत का जो कैपिटल रिसीट है वो काफ़ी बड़ा है। आप मुझे ये बताइए, जीएसटी को लेकर तो कांग्रेस वाले इतना हल्ला करते हैं, राहुल गांधी आज भी हल्ला करते हैं। अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, फिर भी जनवरी में आज तक का हाईएस्ट जीएसटी 1,40,000 करोड़ आया है कि नहीं आया है? तो देखिए, टैक्स आदमी देखता है जब उसको लगता है कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा। हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अगर हमारे मिडिल क्लास का जीवन हमने अच्छा किया है, आज उनको सबसे लोएस्ट डाटा मिलता है कि नहीं, उनके मोबाइल पर ये बताइए मुझे, उनको सस्ते दर पर डाटा उपलब्ध है कि नहीं? कि अब हर लोग वीडियो ही ऑन डिमांड करते हैं, कोई मैसेजिंग नहीं करता है, वीडियो भेज दो। तो इससे जीवन कुछ स्तर अच्छा हुआ कि नहीं? अगर हाईवे बनी, अगर फ्लॉलेस आपकी गाड़ी जा रही है, अगर ईएमआई सस्ता है हाउसिंग के लिए, अगर ईएमआई सस्ता है गाड़ियों के लिए, तो आपका जीवन सुलभ हुआ कि नहीं हुआ? उसको उस रूप में देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लोग समझते हैं कि उनके जीवन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और अधिक सुगम किया है, सुविधायुक्त किया है। सर, बजट में डिजिटल करेंसी पर जोर दिया गया है और इसे लॉन्च करने की तैयारी की भी बात कही गई है आरबीआई की तरफ से। तो क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब आम लोगों को आप इसे कैसे समझाएंगे? ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करेगा या फिर इसे आम आदमी कैसे समझे? आपने बहुत सही कहा और इस प्रश्न का थोड़ा सा मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए, क्योंकि मैं इस काम में थोड़ा इन्वॉल्व रहा हूं। डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम जब मोदी जी ने लाया तो लोग हंसते थे कि भारत की गरीबी में ये क्या डिजिटल राग आप रहे हो। आज यही जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से देश के 42 करोड़ गरीबों के अकाउंट में पैसे गए कि नहीं गए, और राशन के पैसे, किरासन तेल के पैसे, बाकी मनरेगा का पेमेंट। और आपको बता दूं कि गरीबों में 400 योजनाओं में हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हुए उनके अकाउंट में लगभग 16-17 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं केंद्र सरकार और भारत सरकार की योजनाओं में, और 1,70,000 करोड़ रुपए बचाया है जो बिचौलिए खा जाते थे। यही तो है डिजिटल इंडिया। आप मुझे ये बताइए, इसी कोरोना में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टीके लगे तो उसको टीका की सूचना कैसे की गई? आपके मोबाइल पर आया कि नहीं आया? आप टीका लगवा दीजिए। और अगर जो 60 साल के उम्र आपके परिवार में हैं तो उनके मोबाइल पर एक खबर आई कि नहीं कि बूस्टर लगवा दीजिए। ये कभी किसी ने सोचा था क्या? फिनटेक मूवमेंट, आज भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट में जो हमारा ये है एनपीसीआई का और यूपीआई है, वो हाईएस्ट टर्नआउट नंबर रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये तो आप देख रही हैं कि आपके सामने भारत डिजिटल कैसे हो गया। आपको और बताऊं, आज के बजट में डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, सड़क बिजली के साथ। आपको मालूम है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में डेटा सेंटर बन रहे हैं। तो कभी आपने कल्पना की थी कि 6-7 साल में भारत डिजिटल इतने प्रभावी रूप से हो जाएगा? कभी आपने कल्पना की थी कि ये बाईजू और बाकी लोग और बच्चे अपने मोबाइल पर अपना क्लास पढ़ेंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब जगह ठीक है, लेकिन देश कैसे बदला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको एक बहुत रोचक कहानी बताऊं कि अभी मैं अपना कटिंग करवा रहा था तो हमारे संतराम जी 20 साल 15 साल से हमारा बाल काटते हैं। तो हमने कहा कि तुमने वैक्सीनेशन लगाया है? उसने फट से अपना मोबाइल निकाला, कहा भैया जी इस तारीख को खबर आई, देखिए पहला डोज, सेकेंड डोज। मैं अवाक रह गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये है भारत की स्थिति। तो जब भारत की ये मानसिकता बन गई है डिजिटल चीज़ों के साथ अपने को आत्मसात करने की, तो स्वाभाविक है डिजिटल करेंसी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये सब तो उसी का अंग है ना। तो इस पर तो आपको गर्व करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।